हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है दही कैसे जमता है? क्या आपको पता है आपके घर पे जो दूध उबालते हैं उसके पीछे की साइंस क्या है? क्या आपको पता है आपके घर में जो आपकी मम्मी टेस्टी टेस्टी सा अचार बनाती है वो प्रिजर्व कैसे होता है? क्या आपको पता है कि मार्केट में जो हमारी ब्रेड मिलती है वो ब्रेड फूलती कैसे है? क्या आपको ये भी पता है कि आप जो मार्केट से टेस्टी टेस्टी जैम ला के खाते हो वो स्टोर कैसे किया जाता है, या फिर आप उसको कैसे कंज्यूम कर पा रहे हो? या फिर आपको क्या पता है कि जो मच्छर है हम उसको काटने पर हमें मलेरिया डेंगू ये क्यों होते हैं? तो आज का चैप्टर इसी बारे में रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज हम इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जितने भी फिनोमिना हमारे यहाँ पे लाइफ में दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, उनके पीछे की साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे चैप्टर का नाम हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारे फ्रेंड से या फो है। तो ठीक है, हमारे चैप्टर इसी पर रहेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे और कौन से हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, कौन से हमारे दुश्मन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आपको और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में पूछे थे उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो ध्यान से सुनना और समझते हुए चलना क्या चीज़ है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपने बहुत सारे तरह के प्लांट्स भी देखे होंगे, एनिमल्स भी देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीते जागते ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास में हैं, लेकिन हम उनको केवल आंखों से नहीं देख सकते। और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनको क्या बोलते थे हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। जब आप बारिश का मौसम होता है तब आपने देखा होगा कि जो हमारी ब्रेड होती है, हमारे जो घर पे ब्रेड खाते हैं हम लोग मिल्क वगैरह के साथ में, तो वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है। दैट गेट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब है ख़राब हो जाना। वो नमी की मॉइस्ट मतलब नमी की वजह से वो ख़राब हो जाती है। इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस, और इसकी सरफेस पे क्या हो जाता है? ग्रे कलर के वाइट पैच हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं ना। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, और आपको क्या करना है, ये जो पैचेस होते हैं ना, इनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना एक बार। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स, और आप जब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपके पास होगा उससे आप जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटी छोटी सी गोल गोल काली काली सी स्ट्रक्चर दिखेगी। क्या आपको पता है? डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं ये आती क्यों है? एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो ब्रेड के ऊपर ये काले काले से पैचेस बन जाते हैं ना, जब आप उसको अंदर देखोगे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे से काले काले से स्पॉट्स है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या आज हम साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? आपको क्या करना है? बाजार के या फिर आपके बाहर से आपको एक थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, उसको बीकर के अंदर डालना। बीकर नहीं हो तो ग्लास के अंदर डाल देना, उसके अंदर पानी डाल देना। जब आप पानी डालोगे, जब जो मिट्टी के कण है वो नीचे जब बैठ जाएंगे तो आपको पानी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स तैरते हुए दिखेंगे, और उसको आपको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, आपको पॉन्ड से आपको कुछ पानी की बूंदें लेनी है, तालाब से कुछ पानी की बूंदें लेनी है, और उसको आपको एक ग्लास लाइट पर डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। आपको क्या दिखता है वो आप फिगर आउट करोगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे जो मूव करते हुए? These observations show that water and soil are full of tiny microorganisms, though not of them fall in the category of microbes. These microorganisms are so small in size that they cannot be seen under unaided eye. अब होता है क्या है, जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे, उस पानी को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको सोइल और उसके अंदर क्या दिखेगा? छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं होते हैं, बट
कुछ उनमें से क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो इतने स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, केवल अनएडेड मतलब बिना किसी मदद से या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से हम नहीं देख सकते, मतलब खाली आंखों से नहीं देख सकते हम। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, और इनमें से किसका एग्जांपल है, जो हमारी फंगस हुई थी ना, जो ना आपको फोटो बताई थी जिस पे आपको ग्रे ग्रे कलर की दिख रही थी, वो फंगस भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखे थे फंगस पे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी दिखे जा सकते हैं, लेकिन अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और हम उनको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। अब मैं आपको एक बता देता हूँ माइक्रोस्कोप क्या होता है। एक बार माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होता है जो आप आपके हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे, हॉस्पिटल वगैरह या फिर लैब वगैरह में देखते होंगे, इस तरह का माइक्रोस्कोप होता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड करा गया है, टोटल 4 टाइप्स में। 4 टाइप्स आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया, सेकंड हो गया हमारा फंजाई, थर्ड हो गया हमारा प्रोटोजोआ, एंड फोर्थ हो गया हमारा एल्गी। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको बताना है बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे फिगर के अंदर दे रखे होंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बार पहले देख ही लेते हैं। ये बैक्टीरिया होता है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा दिखेगा। सेकंड हमारा एल्गी हो गई, एल्गी आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगी। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। एंड लास्ट फंजाई, फंजाई हमें ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग वायरसेस। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, वायरसेस की। वायरस क्या होता है एक्चुअल में, वायरस क्या होता है, वाइक्रोस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी बहुत छोटे होते हैं, बट ये किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। क्यों, दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वायरसेस है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किस में करेंगे, केवल उन्हीं सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे जिसको ये क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। मतलब एक होस्ट सेल होगी, होस्ट सेल के अंदर ये क्या करेंगे, खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये इनको किसकी ज़रूरत होती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। विच मे बी ए बैक्टीरियम, ए प्लांट और एनिमल। और वो जो होस्ट होता है वो कौन हो सकता है, एक बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या फिर एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन द फिगर 2.5, और कुछ वायरसेज हमें 2.5 फिगर के अंदर शो कर रखे हैं, हम देख लेते हैं। ये वायरस इस टाइप के क्या होता है, वायरस होते हैं। ठीक है, कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, मोस्ट कॉफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और जितने भी हमें कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, जैसे आपको सर्दी हो गई, आपको फ्लू हो गया, या फिर आपको खांसी हो गई, ये सब किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपकी जो वायरस क्या क्या चीज़ें हमें कॉज करता है, ह्यूमन को क्या क्या प्रॉब्लम कॉज करता है, तो आप क्या लिख के होगे, ये हमें कोल्ड करता है, हमें जो फ्लू होती है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम बोलते हैं वो होता है, हमें जो खांसी होती है, काफ होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो और कौन कौन से हो गए कि अगर किसी को पोलियो हो रखा है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है, जिसको हम बोलते हैं ना, हमें किसी के दाने आ गए, माता जी आ गई, जिसके छोटे छोटे रेड रेड डॉट हो जाते हैं, वो भी किसकी वजह से कॉज होता है, वो सब वायरस की वजह से कॉज होता है। ठीक है, सो द डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ की वजह से क्या क्या होता है, डिसेंट्री होता है, मलेरिया होता है, जिसको हम पैचेस वगैरह बोलते हैं ना, पैचेस। मलेरिया अगर किसी को हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है। तो पूछ सकता है वायरस की वजह से कौन कौन से होते हैं, कोल्ड, कफ और फ्लू और पोलियो एंड चिकन। लेकिन डिसेंट्री, मलेरिया ये किसकी वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होगा। वेयर एज टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ये भी पूछ सकता है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि कौन कौन से, जो टाइफाइड हो गया, जो टीबी हो गए, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीजेज है। ये सारी क्या हो गई, बैक्टीरियल डिजीजेस। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रख लेना। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6। और आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अभी हम रिवाइज कर लेंगे। तो एक बार देख लो बैक्टीरिया कैसा होता है। कुछ इस टाइप का बैक्टीरिया होगा, ये हम केवल आंखों से देखेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा, बट जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ विजिबल होगी। बैक्टीरिया कुछ ऐसा होता है,
अगर आप देखोगे एल्गी को, तो एल्गी कुछ ऐसी सी होगी। जब हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो वो अमीबा भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है, कुछ ऐसा होता है। और जब हम फंजाई की बात करेंगे तो ये होगा। हम आगे जाके हम एक बार वीडियोस में देख लेंगे कि माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। और जब मैं आपको वीडियो बताऊंगा ना, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ ऐसा पानी था, पानी के अंदर ऐसे जो छोटे छोटे से, जिसको हम बोल सकते हैं छोटे से जो कीड़े टाइप में मूव कर रही होगी चीज़ें, आपको मूव करती हुई दिखेगी। मैं आगे वीडियो बताऊँगा, उसमें हम देखेंगे अच्छे से, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। अभी तो हमने देखा क्या कि आपके ये जो टाइफाइड हो गए, या फिर आपको टीबी हो गई, या फिर पोलियो हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है, ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे थे, वायरस वगैरह, या फिर बैक्टीरिया वजह से, या फिर प्रोटोजोआ की वजह से। लेकिन कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब आपका फ्रेंड कौन होगा, खुद ही सोचो ना कि जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्प करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो उनको क्या बोल देते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ केवल आपको जुकाम, सर्दी यही करना नहीं है, इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्पज़ है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ लेते हैं। जैसे दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। अब जब आप घर पे दही जमाते हो ना, दही जमाने के पीछे भी आपके क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ हो रहा है। अब जब आप ब्रेड बनाते हो तो ब्रेड के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। जब आप केक बनाते हो तो केक के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल ख़राब नहीं है, ये हमें हेल्प भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। और काफ़ी सालों से, काफ़ी लंबे समय से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनका यूज़ किसके अंदर हो रहा है, जो आपकी शराब होती है, अल्कोहल जो होता है उसके प्रोड्यूस करने के लिए अंदर भी किसका यूज़ हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो कर्ड के अंदर हो गया, ब्रेड के अंदर हो गया, केक के अंदर हो गया, अल्कोहल के अंदर हो गया, तो इन सब के अंदर किसका यूज़ हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दीज आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। और इनका यूज़ किसके लिए भी होता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल्स की पील्स हो गए, मतलब वेजिटेबल के आपके सब्जियों के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स अगर कोई मर गया तो उसके बचे कुछ अवशेष हो गए, या फिर फेसेस, ये सारे के सारे जो भी चीज़ें होती है, इनको अगर ब्रेक करना, अगर इनको ब्रोकन डाउन करना है इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, तो ये किसकी मदद से होगा, बैक्टीरिया की मदद से होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि जो काऊ वेस्ट होता है या फिर आपके जो एनिमल वेस्टेज होते हैं, वो क्या होता है कि कंपोज होके मतलब ख़राब होते होते सड़ते वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, और हमें किसके रूप में यूज़ हो जाते हैं, खाद के रूप में हम उनको यूज़ ले लेते हैं। तो ये जो खाद बन रही है, ये जो हमारी अच्छी चीज़ बन रही है, वो किसकी मदद से बन रही है, बैक्टीरिया की वजह से बन रही है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी हो गए, चाहे वेजिटेबल पील्स की बात करो, चाहे एनिमल रिमेन्स की बात करो, मतलब अब एनिमल्स के अवशेष की बात करो, बच्चा कुचा, ये सब भी किसकी मदद से बनता है, बैक्टीरिया की मदद से बनता है। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आपके जो दवाइयाँ मिलती है उसके अंदर भी किसका यूज़ लिया जाता है, बैक्टीरिया का यूज़ लिया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि अगर हमारी सॉइल पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हम सॉइल को बार बार यूज़ लेते जाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी, मतलब अब सॉइल के अंदर कुछ चीज़ें उगेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन डालते हैं, कुछ बैक्टीरिया डालते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। किसकी वजह से होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। नाइट्रोजन फिक्स होती है जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। हम इसको आगे बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि आपका दही कैसे जमता है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका ये जो दही है, ये दही जमता कैसे है, क्या रीज़न है, और जो ब्रेड है वो बनती कैसे, वो फूलती कैसे है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर आपके सामने आने वाला है। क्या होता है, यू हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा होगा कि जो आपका जो कर्ड होता है ना, दही होता है, वो आपका जो मिल्क होता है वो किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मिल्क से कर्ड किससे बना, बाय बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना ये। I saw that my mother added a little curd to warm milk and set curd for the next day. I wonder why. अब ये जो आपकी पहेली ये पूछ रही है कि मेरी मम्मी ने क्या करा, थोड़ा सा दही लिया, उसको गरम दूध के अंदर डाल दिया, और जब वो उठी सुबह देखा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे दही जम चुका था, वो पूरा का पूरा दही जम चुका था। अब इसका रीज़न क्या है, सुनना। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका जो दही होता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लेकिन एक उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्या प्रमोट करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ही दही बनाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि दही कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। और होता क्या है, मेरी मम्मी ने थोड़ा सा तो डाला दही, ये मेरे जैसे ये पूरा का पूरा दूध भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ मैं अच्छे से बता देता हूँ, इसको तो ड्रॉ ही कर लेते हैं, हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। ये क्या था मेरे पास, गरम गरम दूध था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करा मम्मी ने, ये जैसे मान लो थोड़ा सा दही है, अब दही के अंदर क्या है, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। जैसे ही ये बैक्टीरिया हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाला, ये डाला तब तो ये थोड़ा सा था, लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पे जो दूध प्रेजेंट था, यहाँ पे जो हमारा जो मिल्क था, वो भी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। और धीरे 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 ये सारा का सारा जो मिल्क है वो सारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया बन जाएगा। और बैक्टीरिया बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरे हमने डाला तो इतना सा दही था, लेकिन धीरे धीरे बनते 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 ये सारा क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि दही बन कैसे रहा। तो ये कह रहा है इट मल्टीप्लाइज, मतलब ये खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है, मतलब वो बहुत बड़ी अमाउंट में खुद को बढ़ाता रहता है। इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। और जो बैक्टीरिया है उसका किसके अंदर भी यूज़ होता है, जो आपकी चीज़ बनती है उसके अंदर भी बैक्टीरिया का ही यूज़ होता है। पिकल्स, अचार वगैरह हो गए, उसके अंदर भी किसका यूज़ होता है, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एंड मेनी फूड आइटम्स, और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर किसका यूज़ होता है, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया ये हेल्दी बैक्टीरिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये हेल्दी बैक्टीरिया है, ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये हमारे लिए हेल्दी होता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। और बहुत सारे जो आपके आइटम्स होते हैं ना, जैसे रवा जो इसको हम बोलते हैं ओपेट, सूजी हो गई, चाहे आप इडली बोल दो, चाहे आप भटूरा बोल दो, इसके अंदर भी क्या डाला जाता है, दही डाला जाता है। कैन यू गैस वाई, क्या आपको पता है इसके अंदर दही क्यों डाला जाता है, रीज़न क्या है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस इन इडलीज ऑफ डोसा एंड बटर। अब जो बैक्टीरिया और जो यीस्ट होते हैं ना, ये और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडली। जब आप इडली बनाते हैं, जब आप इडली देखी होगी आपने, जो इडली जो होती है वो फुली हुई होती है थोड़ी बहुत, उसके अंदर थोड़ी बहुत बबल्स होती है, और उसके अंदर भी क्या डाला जाता है, बैक्टीरिया या फिर यीस्ट डाला जाता है। उसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे कि क्यों डाला जाता है। ये देखो, ये एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से आपको समझ में जाएगा कि जो आपकी इडली बनती है या फिर जो आपका डोसा का जो बैटर बनाया जाता है, जो डोसा का जो लिक्विड बनाया जाता है, उसके अंदर वो फूलता क्यों है और उसका रीज़न क्या है। अभी करना क्या, आपको आधा किलो लेना है फ्लोर, आटा ले सकते हो, मैदा ले सकते हो। ऐड सम शुगर, उसके अंदर आपको थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है। एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और उसको गर्म पानी से आपको मिक्स करके रख देना है। अब आपको क्या करना है, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, आपको उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में आपको यीस्ट पाउडर डालना है, मार्केट में मिल जाता है यीस्ट पाउडर। एंड नीड टू मेक इट सॉफ्ट डो, और आपको उसको तब तक मिक्स करना है, मैश करना है, कनीट करना है, तब तक वो क्या नहीं बन जाए, एक सॉफ्ट डो, मतलब एक सॉफ्ट आटा नहीं बन जाए, लोया नहीं बन जाए, डो मतलब लोया, आटे का लोया, वो नहीं बन जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, अब आप 2 घंटे बाद क्या देखोगे, डिड यू फाइंड डो राइजिंग, क्या आपने आटे को ऊपर उठता हुआ देखा। जब आपने बैटर बनाया था तब तो आपने लोया बना के रख दिया, डो बना के रख दिया, लेकिन जब आप 2 घंटे बाद देखोगे तो आपने बैटर तो इतना सा भरा था, लेकिन उससे भी ऊपर ये फूल जाता है। इसका रीज़न क्या है, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यीस्ट क्या करता है, वो खुद को बढ़ाता जाता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। अब तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुमने यहाँ पे वो आटा डो रखा है, उसके अंदर क्या गई, यीस्ट ने क्या प्रोड्यूस करी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, गैस। अब जैसे ही इसमें गैस गई तो ये क्या करेगा, खुद को फुलाएगा, और जैसे ही ये फुलाएगा तो ये गुब्बारे की तरफ थोड़ा सा ऊपर अपने को उठा हुआ दिखता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन जब यीस्ट जब रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन डॉ, और जो बबल्स होते हैं ना वो किसके अंदर, डो के अंदर चले जाते हैं। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक। और आपके जो केक बनते हैं, आपकी जो ब्रेड बनती है, ये भी किसकी मदद से बनते हैं, उसके अंदर यीस्ट डाला जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, मतलब क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। और गैस निकलने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो ऐसा था और वो फुल जाएगा, जो स्पंजी हो जाएगा। और स्पंजी होने का रीज़न ही यही है कि इसके अंदर क्या डाला, यीस्ट डाला, और उसकी वजह से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, क्योंकि उसने रेस्पिरेशन करा। किसने करा, जिसने रेस्पिरेशन करा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुई, बबल्स में, और बबल्स ऑफ गैसेस किस में चले जाएंगे, डो में, और डो से क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो जाएगा।
व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मार्केट के अंदर कॉमर्शियल यूज़ क्या है इसका, मार्केट में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो आपके मार्केट में अल्कोहल मिलती है, जो आपकी शराब मिलती है, उसके अंदर भी किसका यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। किसमें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने में आपको अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, खाने के अंदर डाला जाता है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ होता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, अल्कोहल एंड वाइन के। एक ये भी ध्यान रख लेना कि यीस्ट से ही तो क्या बना था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और बबल्स निकले, जिससे उसका क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जिसमें यीस्ट का यूज़ किस में था, ब्रेड के अंदर भी था, पेस्ट्रीज, केक के अंदर भी हमने इसका यूज़ लिया था, किसका, यीस्ट। तो यीस्ट भी एक बहुत अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ध्यान रखना। यीस्ट का एग्जांपल किस किस में होता है, ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक, अल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crust, juices, etc. और इसी वजह से जो यीस्ट जो है ना वो किस में ग्रो होता है, नेचुरल शुगर्स के अंदर होता है। जिसके अंदर नेचुरल शुगर होगी उसकी मदद से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। बार्ले हो गया, वीट हो गई, राइस हो गई, क्रस्ट जूसेस हो गए, एटसेट्रा, ठीक है, ध्यान रख लेना। The smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। तो आपका जो smell of alcohol as sugar, this is the smell of, ये तो हमारी एक्टिविटी करनी थी, उसका है कि आपको क्या करना है, 500 बीकर फिल्ड अप टू 3/4 वाटर, आपको 3/4 वाटर भरना है 500 ml बीकर में, और डिजोल्व 2 to 3 स्पून ऑफ शुगर इन डेट। आपको 2 से 3 आपने को शुगर के, शक्कर के को चम्मच डालना है, एंड थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। आपको थोड़ी देर इसको गर्म जगह पर रख देना है, 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, उसको स्मेल करना है। अब आपको जो स्मेल आएगी वो शराब जैसी स्मेल आएगी। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और क्या होगा, आपकी जो शक्कर थी वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई बाय यीस्ट। यीस्ट की मदद से वो आपको उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या हुआ समझना, शक्कर के दाने थे, ऊपर से मैंने क्या डाला, यीस्ट, ये था मेरा शुगर, और जैसे ही मैंने इसके अंदर यीस्ट डाला तो मेरे क्या बन गई, शुगर किस में बन गई, अल्कोहल में। मेरी शुगर बन गई अल्कोहल में, और इसी को यीस्ट डालने पर, शुगर के अंदर यीस्ट डालने पर वो अल्कोहल में बनना ही मेरा क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या हुई, आपको क्या करना, मतलब फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि शुगर जो है हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। जो शक्कर थी वो मेरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई, किसकी मदद से, यीस्ट की मदद से। इसी को क्या बोल देते हैं अपन, फर्मेंटेशन बोल देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेडिकल यूज़। तो ये तो था हमारा कॉमर्शियल यूज़, मतलब मार्केट में किस तरह से यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज़। अब हमारे मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, हमारे हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज़ कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। Whenever you fall ill, जब भी आप क्या होते हो, बीमार होते हो, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। आप जो आपको डॉक्टर क्या कहते हैं, देता है कुछ टैबलेट्स देता है जिसको हम एंटीबायोटिक टैबलेट्स बोलते हैं, या फिर कैप्सूल्स देगा या फिर इंजेक्शंस देगा। सच एज पेनिसिलिन, जो आपकी पेनिसिलिन, आपको जो भी इंजेक्शन मिल रहा है या फिर जो आपको कैप्सूल मिल रही है या फिर टैबलेट मिल रही है, उसके अंदर क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो दवाइयाँ बनी है ना वो किसकी मदद से बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही आपकी ये दवाइयाँ बनी हैं। These medicines kill और stop the growth of disease causing microorganisms। और ये जो अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या कर देते हैं, मार देते हैं। किसको मार देंगे, डिजीज़ कॉजिंग एक्ट, जो आपको बीमारी जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो चीज़ आपको बीमारी की वजह है, ये उन बैक्टीरिया को मार देंगे। जैसे ये था मेरा बीमारी वाला, ये था मेरा अच्छी, जो ये हो गई मेरी मेडिसिन, ये हो गई मेरी बैक्टीरिया जो मेरे को बीमारी कोज कर रहा था। अब मैंने जैसे ही ये मेडिसिन ली तो इसने क्या करा, इसको जाके मार दिया। अब ये भी बैक्टीरिया, सॉरी ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये वाला अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है और हमारी बीमारी हमें क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इन्हीं को क्या बोलते थे हम, एंटीबायोटिक बोलते थे। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो बन रही है वो किससे ही बन रही है, आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई से ही बन रही है। Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये जो मैंने 3 मेंशन करी आपको, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड
एरिथ्रोमाइसिन, ये किससे मिलके बनी होती है? ये जो एंटीबायोटिक्स है विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, इनको बनाया ही फंजाई एंड बैक्टीरिया से गया है। किन से बनाया गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया है? फंजाई एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज। और जो एंटीबायोटिक्स है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है एंड उनसे क्या किया जाता है? क्योर किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है। किसको? वेराइटी ऑफ डिजीज़, बहुत सारे तरह की डिजीज़ जो होती है उनको ठीक किया जाता है। ध्यान रखना ये चीज़। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ फीड ऑफ लिव स्टॉक पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और अगर जब लाइव स्टॉक जो आपके घरेलू जो पालते हो ना आप लोग, लाइव स्टॉक जैसे कि भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, इनको इनके फीड में इनको मिक्स किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या इनको माइक्रोबल इन्फेक्शन है कि नहीं है, एनिमल्स के अंदर माइक्रो इन्फेक्शन है कि नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। और इनका यूज़ बहुत सारी जो प्लांट डिजीज़ हो जाते हैं, आपके जो प्लांट होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जिसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है? आपको ध्यान ये रखना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली इन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। आपको खुद की होशियारी नहीं लगानी है। आपको क्या करना है? डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर से एडवाइस लेके ही आपको क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। आप खुद से ट्राई मत करना कि आपको जैसे ऊपर नाम जो मिल गए एंटीबायोटिक्स के, आप खुद जाओ और लेने लग जाओ। नहीं, आपको हमेशा एक एडवाइस लेनी चाहिए। किसकी? एक अच्छे से क्वालिफाइड डॉक्टर जो होगा वो आपको एडवाइस करेगा कि आपको ये वाली एंटीबायोटिक लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आपको ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर ने आपको 4 दिन के लिए आपको दवाई लिख के दी और आप क्या करो, केवल 1 दिन दवाई लो और सोचो कि मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पूरा का पूरा कोर्स जो आपको देता है डॉक्टर, जैसे 4 दिन का दे दिया, 3 दिन का दे दिया, 2 दिन का दे दिया, आपको जितने भी दिन की आपको टैबलेट्स मिलती हैं, आपको वो कोर्स को क्या करना है? पूरा करना है। यू मस्ट कंप्लीट, आपको ज़रूरी है वो कंप्लीट करना। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब अगर आप क्या करते हो, बिना आपको शरीर में नीड तो थी नहीं एंटीबायोटिक्स की, और आपने बिना मर्जी आपने क्या ले लिया? एंटीबायोटिक ले ली, और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। और वो क्या करेगा आपको? जैसे आज आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपने क्या ले ली? एंटीबायोटिक ले ली, तो आप आज तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में बीमार हो गए ना, तब आपको वो जो दवाई है वो असर नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है? बिना मतलब के वो ड्रग नहीं लेना है, और वो क्या हो जाएगा? अदरवाइज़ वो आपको लेस इफेक्टिव हो जाएगा। जब आपको नीड होगी ना, तब वो आपको ड्रग काम में नहीं करेगा। आप जाओगे डॉक्टर के पास कि सर मुझे आपकी टैबलेट लिख के दी, ये तो मेरा असर ही नहीं कर रही, मेरा तो जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको नीड तो थी नहीं, आपने पहले ही ले ली, तो वो आपको इफेक्ट कैसे करेगी? तो ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और अगर आपको बीमार हो नहीं रहे हो, आपको इसकी ज़रूरत थी नहीं, आपने वो दवाई ले ली, तो आपको क्या होगा? आपके जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, गुड बैक्टीरिया जो है, ये उनको भी जाके मार देगा। आपके गुड बैक्टीरिया, आप बीमार पहले नहीं थे लेकिन आपने बिना मतलब ले ली, तो क्या पता आप बिना गुड बैक्टीरिया मर गए, तो अब आप बीमार हो जाओ, अब आप इल हो जाओ, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। लेकिन क्या होता है? एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, वो इफेक्टिव नहीं होती। किसके अंदर? कोल्ड और फ्लू के अंदर इफेक्टिव वैसे ही नहीं होती है। ये कब यूज़ होती है? जब किसी को इन्फेक्शन हो रखा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो रखी हो जिसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ है। तो एंटीबायोटिक्स इतने यूज़फुल नहीं है, आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड। अगर आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, उसके अंदर इतने यूज़फुल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वायरस से ही कोज होता है। अब अपन बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन के बारे में तो अपन ने काफ़ी कुछ सुना है, हम अच्छे से वैक्सीन को तो हम अच्छे से पहचान चुके हैं। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? जब अपने क्या हुआ था, कोविड हुआ था, तब अपने क्या लगी थी? आपके तो नहीं लगी होगी क्योंकि आप उस टाइम बहुत छोटे थे, और उसके बाद में तो एक टाइम के बाद तो छोटे बच्चों के भी लगने लग गई थी, आप जब छोटे थे तब। उसके बाद तो आपके शायद लगी होगी, लेकिन आपके जो पेरेंट्स होंगे, आप घर पे जाके पूछना अपने पेरेंट्स से कि क्या आपके वैक्सीन लगी थी। तो वैक्सीन के बारे में अपन अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कोविड में मोस्टली सबके वैक्सीन लगी थी। अब वैक्सीन होती क्या है, चलो अपन समझते हैं। अगर आज वैक्सीन समझ में आ जाए ना, तो आज पेरेंट्स के पास जाना और पेरेंट्स को बताना कि पापा मैंने आज वैक्सीन के बारे में पढ़ा, और आपके जो वैक्सीन लगी थी वो क्यों लगी थी, क्या था रीज़न, आप सब बताना। आपके पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे, है ना। तो
व्हाट आर चिल्ड्रन इन्फेक्ट्स गिवन वैक्सीनेशन। आप जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है। चलो देखते हैं क्या होता है। व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स इन आवर बॉडी, जब कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, एक डिजीज़ को कैरी कर रहा है, मतलब एक बीमारी को लेके आ रहा है अपने साथ में, वो हमारे शरीर के अंदर जब घुसता है, एक बीमारी को लेने वाला माइक्रोब हमारे शरीर में जब घुसता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। तो बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, हमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। जो हमारे अंदर घुस आया है ना, कौन घुसपैठिया कौन था? जो हमारे क्या कर रहा है, हमें बीमारी कोज कर रहा है, हमें डिजीज़ कोज जो कर रहा है ना, वो जो घुसपैठिया जब हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है तो हमारी शरीर क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट। और जो बॉडी हमारी इतनी स्मार्ट है कि वो अच्छे से याद रख लेती है कि हाउ टू फाइट, हमें कैसे लड़ना है, टू माइक्रोब इफ़ एंटर्स अगेन। अगर सोचो एक बार क्या हुआ, समझना, इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है। अब बाहर से कौन आया? घुसपैठिया। जैसे मान लो चोर आ गया, ये मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ चोर, लेकिन ये समझ लो चोर आ गया। अब ये जो चोर तुम्हारे घर में जैसे आया तो तुम्हारे घर में क्या हुआ? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई। और एंटीबॉडी समझ लो तुम, जैसे तुम खुद एक एंटीबॉडी बन गए। तुम क्या हो गए? एंटीबॉडी बन गए। और तुमने क्या करा? चोर को मार के भगा दिया, चोर को मारा और चोर को भगा दिया। अब क्या हुआ? जब ये सेम चोर, तो क्योंकि अब जब तुमने इस चोर को मारना सीख लिया, तुमने क्या करा? इसको मार के भगाया, तो तुमको अच्छे से पता चल गया कि इस चोर को मुझे हराना कैसे। तो जब ये चोर सेकंड टाइम आएगा, ये चोर जब सेकंड टाइम आएगा, तब क्या करोगे तुम? तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि तुम पहले इस चोर को मारना सीख चुके हो। तो इस चोर को वापस भगाने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। तो होता क्या है कि जब पहली बार एंटीबॉडी बनती है, कब? किसको फाइट करने के लिए? इन्वेडर, मतलब घुसपैठियों को फाइट करने के लिए जब वो एंटीबॉडी बनती है, तो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, तो वो अच्छे से याद रखती है कि उसको लड़ना कैसे है जब अगली बार वो वापस आएगा। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्थी बॉडी, जब क्या होता है डेड या फिर कोई वीकेंड मतलब कमज़ोर माइक्रोब को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक हेल्थी बॉडी के अंदर, द बॉडी फाइट्स, तो बॉडी क्या करेगी? फाइट करेगी और उसको मार देगी। कौन? इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, और वो सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसको मार देगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होगी वो तो शरीर में रहेगी। जो घुसपैठिया था, अब तुम खुद सोचो ना कि तुम घर में तो हो, तुम खुद रहोगे ना, चोर को ही तो भगाओगे तुम लोग, चोर को बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम तो अंदर बैठो। तो जो एंटीबॉडीज़ है वो तो घर में ही रहती है। द बॉडी एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी रहती है। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और हम क्या करते हैं, कभी भी हमें, अगर सोचो, अगर तुम अच्छे से ट्रेनिंग करना सीख चुके हैं, तुम्हारे शरीर घर के अंदर एक क्या होगा, तुम ट्रेन करके बैठ गए कि अब आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तो अब जब भी चोर आएगा तुम उसको अंदर घुसने नहीं दोगे, और अगर वो घुस भी जाएगा तो तुम उसको मार के भगा दोगे, क्योंकि तुम क्या हो चुके हो? ट्रेन हो चुके हो। तुम क्या बन चुके हो? एंटीबॉडी बन चुके हो। तुम क्या बन चुके हो? एंटीबॉडी बन चुके हो। और एंटीबॉडी क्या होगी? घर के अंदर ही बैठी रहेगी, और जैसे ही जो बाहर से कोई डिजीज़ लेके आएगा या फिर कोई भी बाहर से चोर आएगा, तुम उसको मार के भगा दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। और इसी तरह से क्या होती है, आपकी वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से हम इनको बचा सकते हैं। कॉलेरा हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया, इनको किसकी मदद से बचा सकते हैं? वैक्सीनेशन की मदद से बचा सकते हैं। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. और जब छोटे थे तब आपको बहुत सारे क्या दिए गए होंगे? इंजेक्शन दिए होंगे, ताकि आप क्या कर सको? खुद को बचा सको। किससे? बहुत सारी बीमारियों से, सेवरल डिजीज आप खुद को बचा चुके हो। इसके लिए आपको क्या दिए गए थे? इंजेक्शन दिए गए थे। कैन यू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? क्या आप इन डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स की मदद से भी इसकी हेल्प ले सकते हो कि मुझे बचपन में कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे, कौन कौन से जो इंजेक्शंस थे वो मुझे लगाए गए थे, किसके रूप में? वैक्सीनेशन के रूप में। तो वैक्सीनेशन का मतलब आप समझे? वैक्सीनेशन का मतलब होता है आपको आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे हल्के वीक, मतलब कमज़ोर, आपके शरीर के अंदर क्या डाले जाते हैं? आपके शरीर के अंदर क्या डाले जाते हैं? वैक्सीनेशन के अंदर क्या होगा? इंजेक्शन के अंदर आपके अंदर वीक माइक्रोब्स डाले जाएंगे, और वीक माइक्रोब्स के लिए आपको क्या करेगी? आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी।
एंटीबॉडी क्या हो गई, एक एंटीबॉडी एक तरह से समझ लो हमारे सिपाही हो गया, जो क्या करेगा, जो हमारे शरीर के अंदर आने वाली कौन होगी, जो भी चोर आएगा हमारे शरीर के अंदर उसको मार के भगा देगा। तो इसलिए हमारा क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह की डिजीज़ से हमारे बच्चों को बचाएं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स, और जो वैक्सीन्स रिक्वायर है ना वो आपके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगी। यू माइट हैव सीन इन एडवर्टाइजमेंट और टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। और आपने बचपन में एक ऐड तो ज़रूर देखा होगा टीवी में चाहे न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि वो अमिताभ बच्चन नहीं आता है, बच्चों को पोलियो से बचाएं, बच्चों को पोलियो से बचाएं। तो वो पोलियो से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो इंजेक्शन ही लगाते हैं। बच्चों को किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, पोलियो के वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि बच्चे किससे बच सके, पोलियो से बच सकें। तो ये वही कह रहा है कि आपके टीवी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, पोलियो से बचाया जाता है बच्चों को। और पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रंस एक्चुअली एज वैक्सीन। और जब आप छोटे थे तब आप हॉस्पिटल जाते थे, या फिर आपके स्कूल में भी आए होंगे, जो आपको दो ड्रॉप या 3 ड्रॉप आपको किसकी डालते होंगे, पोलियो की डालते होंगे। फिर आपको वो थोड़ी सी कड़वी लगती होगी, और कड़वी लगने के बाद आपको टॉफ़ी दी जाती है। हुआ है, अगर आपके साथ हुआ है तो मुझे बताना कि क्या आपके स्कूल या फिर आपके हॉस्पिटल या आपके आसपास में या फिर आपके घर पे कोई लेडी या फिर कोई जेंट्स डॉक्टर आया होगा, कोई मेल डॉक्टर आया होगा, और उसने आपको 2 ड्रॉप दी होगी किसकी, पोलियो की आपकी 2 ड्रॉप दी होगी। फिर आपको खुश करने के लिए वो फिर टॉफ़ी दे सकता है या फिर आइसक्रीम, कुछ भी दे सकता है। तो वो जो पोलियो की ड्रॉप्स दी गई ना आपको कड़ी, वो आपको इसलिए दी गई बेटा कि आपको फ्यूचर में आपको इन चीज़ों से बचाया जा सके। तो ये चीज़ भी क्या थी, आपकी वैक्सीन थी। तो वैक्सीन का मतलब समझ में आ रहा है कि वैक्सीन हम पहले ही ले रहे हैं ताकि अपन आगे जाके किसी चीज़ से हम प्रॉब्लम नहीं हो, हमें आगे चल के कोई बीमारी नहीं लगे, आगे जाके हमें कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, ए वर्ल्ड वाइड कंपेनियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और हुआ क्या, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कैंपेन चलाया गया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जो आपको छोटी माता जी हो जाते हैं ना, उसके अगेंस्ट में आपको क्या चलाया गया, एक कैंपेन चला गया, जिसमें क्या हुआ, फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। जिससे क्या हुआ, इरेडिकेशन हो गया, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ हमको ख़त्म करनी थी, क्या स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करना था, तो वो पूरे वर्ल्ड के कुछ पार्ट से तो वो लगभग ख़त्म हो चुका है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आजकल वैक्सीन्स भी किससे बनाई जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जा रही है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बनाई जा रही है, वैक्सीन्स बनाई जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। अपन ने बात करी थी ना कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या इंक्रीज़ करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो क्या होता है, सम बैक्टीरिया 2.7 जो आपको फिगर 2.7 के अंदर दे रखा है, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर आपके क्या पड़ी है, नाइट्रोजन पड़ी है। नाइट्रोजन आपको पता है क्या होती है, नाइट्रोजन होती है गैस। अब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन गैस पड़ी है, तो वो करेगा क्या, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब फिक्स क्या करेंगे, टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन। आपकी जो सॉइल थी, सॉइल के अंदर क्या होती है, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, और उसको इंक्रीज़ किसकी मदद से करते हैं हम, नाइट्रोजन की मदद से। और नाइट्रोजन कहाँ से फिक्स होगी, इन बैक्टीरिया की मदद से फिक्स होगी, और किसके अंदर चली जाएगी, सॉइल के अंदर, और इंक्रीज इज सॉइल फर्टिलिटी, और इससे क्या हो जाएगी, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो क्या पड़ी है, नाइट्रोजन पड़ी है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या पड़ी है, नाइट्रोजन पड़ी है, नाइट्रोजन को क्या कर दे, फिक्स कर दे, फिक्स करके क्या कर दे, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर दे, क्या कर दे, इंक्रीज इट सॉइल फर्टिलिटी। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये कुछ ऐसे होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर।
बूजो एंड पहेली ने क्या देखा, एक स्कूल का जो गार्डनर है वो मैन्योर बना रहा था, मतलब खाद बना रहा था। खाद बनाते हुए उसने देखा किसको, स्कूल गार्डनर को। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। उन्होंने क्या करा, जितने भी प्लांट्स का वेस्ट था, मतलब जो सूखे पत्ते थे या फिर सूखी टहनियाँ थी या फिर गीले पत्ते या फिर गीली टहनियाँ थी, जो वेस्ट था, या फिर वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको अपने आसपास से वो कलेक्ट करके लाए। दे पुट देम इनटू पिट, और उन्होंने क्या करा, एक खड्डा खोद के उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी। उन्होंने क्या डाले, वेजिटेबल्स, जो बचा हुआ वेजिटेबल थे वो डाल दिए, उनके छिलके डाल दिए, उनके पील्स डाल दिए, या फिर उनके फ्रूट्स डाल दिए। तो ये सारी उन्होंने खड्डे के अंदर खोद के उसके अंदर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद क्या हुआ, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। और उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने क्या क्या डाली थी, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स, या फिर आपके दो लीफ, जो आपकी पत्तियाँ थी या फिर टहनियाँ थी, इन सबको खड्डे के अंदर डाला। और खड्डे के अंदर थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या देखा, जो खड्डे के अंदर ये सारी चीज़ डाली थी वो किस में किस में चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो गई है मैन्योर के अंदर, मतलब खाद के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। बूजो एंड पहले वांटेड टू नो कि ऐसा हुआ क्यों, वाई दिस हैड हैपन, ये कैसे हुआ। अब हुआ क्या कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, अभी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक 2 पोर्ट्स, आपको 2 पोर्ट्स लेना है, फिल ईच पोर्ट हाफ विद द सॉइल, उन दोनों को आधे सॉइल के अंदर मिक्स कर लेना है। मार्क ए बी, उनको एक को ए दे दो, एक को बी दे दो। पुट प्लांट वेस्ट इनटू पॉट ए, आपको क्या करना है, एक पॉट के अंदर, एक बर्तन के अंदर आपको प्लांट का वेस्ट डालना है, एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, और दूसरे के अंदर क्या डालना है, पॉलीथीन बैग डालना है। एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक, आपको उसके अंदर ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज ये सब डालना है पॉट बी के अंदर। तो एक के अंदर क्या डालोगे आप, एक के अंदर डालोगे आप प्लांट का वेस्ट, मतलब प्लांट डाल दोगे, और एक के अंदर क्या डाल दोगे, उसके अंदर आप प्लास्टिक डाल दो, या फिर आप टॉयज़ डाल दो, या फिर ग्लास डाल दो। ये सारी चीज़ आपको बी के अंदर डालनी, और इसके अंदर ए के अंदर ये डालना है प्लांट्स को। पुट द पोर्ट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 बार, आपको 3-4 वीक बाद उसको देखना है। अब क्या देखोगे आप, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपने दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देखा। इफ़ सो, अगर आपने देखा है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि वो डिफरेंस क्या है। आप ये देखोगे, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, जो प्लांट वेस्ट था ना पोर्ट ए के अंदर, जो हमने पोर्ट ए के अंदर अपने प्लांट वेस्ट डाला था, मतलब ख़राब पत्तियाँ वगैरह डाली थी, हैज़ बिन डिकम्पोज, वो सब क्या हो चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है, मतलब बहुत ही छोटी हो चुकी है और सड़ चुकी है, अच्छी खासी डिकम्पोज हो चुकी है। हाउ डिड दिस हैपन, ये हुआ कैसे। द प्लांट वेस्ट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, जो प्लांट वेस्ट था, जो ख़राब पत्तियाँ थी, सड़ी गली पत्तियाँ थी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, मैन्योर, मतलब खाद के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। आर द एक्शन ऑफ फाइबर्स, और किसकी मदद से हुआ, ये माइक्रोब्स की मदद से हुआ है। ये किसकी मदद से हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, और इसके प्रोसेस के अंदर जो क्या हुआ, कुछ क्या रिलीज़ हुए, न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हुए, कुछ अच्छी चीज़ें रिलीज़ हुई, जो क्या कौन यूज़ ले लेगा, वापस प्लांट यूज़ ले लेगा। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, क्या आपने देखा कि पोर्ट बी के अंदर क्या हुआ, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस एंड द बॉटल्स ब्रोकन इनटू टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस, मतलब मैंने पोर्ट बी के अंदर जो प्लास्टिक डाला था वो वैसा का वैसे ही, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, और जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इन प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गए, बोतल हो गई, इनके ऊपर एक्ट नहीं करते, मतलब उस पर काम नहीं करते। एंड कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और ये इनको क्या नहीं कर सकते हैं, खाद में नहीं बना सकते। तो खाद केवल किसकी बनेगी, प्लांट्स की बन सकती है, फ्रूट्स की बन सकती है, या फिर वेजिटेबल्स की बन सकती है, केवल इनकी ही खाद बनेगी। आपके जो प्लास्टिक हो गए, ग्लासेस हो गए, इनकी खाद नहीं बन सकती, मैन्योर नहीं बन सकता है। यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, आप बहुत बार क्या देखोगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, और आप देखोगे कि बहुत बार जो मैन्योर बन रहा है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो किसकी फॉर्म में होगा, डिकेइंग प्लांट्स, ख़राब हो रहे हुए प्लांट्स की होगा, या फिर समटाइम डेड एनिमल्स, जो कुछ मरे हुए एनिमल्स होंगे उनकी फॉर्म में होगा। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम, और आप ये देखोगे कि जो मरे हुए जानवर है वो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, मतलब गायब हो जाते हैं। जो प्लांट्स होंगे वो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये होता क्यों है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब इनको चेंज कर देते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करके इनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। कौन करेगा डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। किसको करेंगे, डिकेइंग प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स को करेंगे, ये क्या कर देंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे और सिंपल सब्सटेंस में बन जाएंगे। और दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स, और ये जो सब्सटेंस बनेगा, जो सिंपल सब्सटेंस बनेगा, वो वापस नए प्लांट्स के रूप में यूज़ हो जाएगा।
Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, किसको, द हार्मफुल को, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है और स्मेली सब्सटेंस हो उसको डिग्रेड कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, एंड दियर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और ऐसे ही क्या कर देंगे वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देंगे। तो हुआ क्या, आपके आसपास में, जैसे ये मेरा एक खेत था, खेत के अंदर यहाँ पे क्या हुई, एक लेट सपोज हमारे एक काऊ थी, उसकी डेथ हो गई, उसको वो किसी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब हुआ क्या, अगर ये प्लास्टिक वगैरह को, ये जो सपोज ये समझ लो प्लास्टिक, यहाँ पे मैंने लाके प्लास्टिक का कूड़ा डाल दिया, तो ये प्लास्टिक तो 2-3 साल बाद ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो मेरी काऊ की डेथ हो गई थी वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेरे जो मुझे स्मेल आ रही थी वो स्मेल भी नहीं आएगी, और जो हार्मफुल चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और किसके अंदर यूज़ हो जाएगी, वो एनवायरनमेंट के क्लीन करने में यूज़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को अपन इतना ही रखते हैं। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अपन देखेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अभी तो अपन देखा कि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, कि आपका जो ये डेंगू क्यों होता है, मलेरिया क्यों होता है, आपको जो मच्छर काटता है, तो ये सारे रीजंस क्या है उसके पीछे। या फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे कि आपका जो फूड पॉइजनिंग होती है वो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, आपका जो फूड प्रिजर्व होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके घर पे जो केमिकल मेथड होते हैं, जैसे कि आपके घर पे अचार बचाया जाता है, अचार को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, आपके घर में जेली जैम्स इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, पिकल्स मतलब अचार को कैसे प्रिजर्व करा जाता है, दूध को गर्म क्यों करते हैं हम, या फिर जो बहुत सारे अब लेज़ का पैकेट लाते हैं उसके अंदर हवा क्यों आती है, ये सारे के सारे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगी तो यू कैन लाइक और अच्छा सा कमेंट कर सकते हो मेरे बारे में। बाकी मैं ऐसे आस्क तो मैं पूछता तो नहीं हूँ, बट स्टिल इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट हम कर लेंगे इन क्लासेस का, और लगभग नेक्स्ट 30 मिनट्स की वीडियो बची है, नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, एंड आगे देखते रहिए वीडियो को, और अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट्स। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।